हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। यहाँ हम क्षितिज भाग 1 से एक कविता हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू की थी, मेघ आई। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित ये कविता बादलों के आने पर जो चारों तरफ हरियाली छा जाती है और जो खुशियां छा जाती है, उन सब के बारे में यहाँ पर कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने हमें बताया है। तो आइए इस कविता को एक बार रिवीजन करते हुए फिर हम आगे की जो पंक्तियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म हुआ था 15 सितंबर सन 1927 में और इनका निधन हुआ था 24 सितंबर सन 1983 में। जन्म स्थान इनका जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, भारत में। और प्रमुख इनकी कृतियां यहाँ पर हैं, काठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं और कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए। तो खूंटियों पर टंगे लोगों के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित जो है अनेक प्रतिष्ठित सम्मान से इनको पुरस्कृत किया गया, इनको विभूषित किया गया है। अब कविता की पंक्तियों में कवि कहते हैं, मेघ आए बड़ी बन ठन के, समर के आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव के शहर के, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, इनका भाव क्या है इन कविता में, कहते हैं कि बादल बड़े सज धज के और सुंदर वेश धारण करके आए हैं। उनके आगे आगे नाचती गाती हुई जो हवा चल रही है, वो मनोरम मेघों को देखने के लिए गली गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी हैं। ऐसा लगता है जैसे गांव में शहर के मेहमान सज धज करके आए हों। बादल इस प्रकार से बन ठन के संवर करके आ गए हैं। अब यहाँ कवि का कहने का आशय क्या है, वो कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर, अब वर्षा ऋतु आ गई है, बादल आकाश में सज गए हैं, यानी कि पानी को लेकर के वो बादल जो हैं आकाश में सज गए हैं। हवा भी चलने लगी है और लोगों ने, हवा कैसे चल रही है, मस्ती में चलने लगी है। लोगों ने वर्षा की प्रतीक्षा में क्या कर दिया है, मैं अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दी हैं। सब और बादलों के बरसने की चाह है। जब वर्षा ऋतु आती है तो सभी लोग उसका इंतजार करते हैं कि कब ये बादल बरसेंगे और कब जो है पृथ्वी के जो लोग हैं, प्राणी हैं, जीव जंतु, वनस्पतियां, सब जो है उसका इंतजार करते हैं। तो बादल आए, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। आगे आगे हवाएं चल रही हैं, नाचती और गाती हुई। देखा आपने, जब हवा चलती है टेढ़ी मेढ़ी वो हवा चलती है, तो आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यानी हवा चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो उन मेघों को देखने के लिए, उन हवाओं को देखने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी हो। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, जैसे कोई मेहमान आया हो शहर का गांव में, और उनको देखने के लिए सभी लोग उत्सुक होते हैं, सभी लोग जो है उत्साहित होते हैं कि ये जो है शहर से आए हुए मेहमान हैं। तो ऐसे ही इन मेघों को देखने के लिए भी सभी लोगों ने अपने खिड़की दरवाजे खोल लिए हैं। आशा यह है कि वर्षा ऋतु आ गई है, बादल आकाश में सज गए हैं, हवा भी मस्ती में चलने लगी है और लोगों ने वर्षा की प्रतीक्षा में अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए हैं। सब और जो है बादलों के बरसने की चाह है। तो अब यहाँ काव्य में क्या सौंदर्यता है, इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। कवि ने क्या कहा है, मेघ आए सज धज के संवर के। अब सज धज के और संवर करके कौन आता है, मानव आता है, मनुष्य ही तो सज धज कर आता है। तो यहाँ पर कवि ने कहा है मेघ आए
सज धज के संवर के। तो प्रकृति का मानवीकरण यहाँ पर कवि ने किया है, मानवीकरण अलंकार यहाँ पर लगाया गया है और इससे काव्य में सुंदरता बढ़ रही है, काव्य की शोभा बढ़ रही है। भाषा चित्रात्मक और प्रभावपूर्ण है, वर्णन में नवीनता और ताजगी है। आगे आगे और गली गली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर एक ही शब्द दो दो बार आ रहे हैं, अर्थ भी सेम है। तो यहाँ गली गली और आगे आगे, बन ठन नाचती गाती जैसे शब्द युग्मों के कारण कविता में गति आ गई है। तो देखो, एक जैसे बन ठन तो गति आ रही है, नाचती गाती इसमें जो है इससे इस कविता में एक प्रकार की गति आ रही है। कवि ने मेघ को शहरी मेहमान के रूप में, हवा को आनंदित प्रिया के रूप में तथा सारे गांव वासियों को उत्साह में मग्न दिखाया है। इस कविता ने जो मेघ हैं उसे शहरी मेहमान की तरह बताया है, हवा को एक आनंदित प्रिया के रूप में बताया है तथा सारे गांव वासियों को उत्साह में मग्न बताया है कि जब मेघ आते हैं तो सारे गांव वासी मग्न हो जाते हैं, उस मेघों के आने की तैयारी में सभी जो है प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। अब जब मेघ आते हैं तो पेड़ भी झुक करके झांकने लगे, गर्दन उचकाए। झुक करते, कभी झुकते हैं तो कभी अपनी गर्दन को उचका करके मेघों को देखने के लिए क्या कर रहे हैं, वो अपनी गर्दन को भी उचका रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाई। आंधी भी चल रही है, धूल भी भाग रही है। जब हवा चलती है आंधी भी चलती है साथ साथ में, और जब हवा और आंधी चलती है तो देखो धूल कैसे भाग रही है, जैसे घाघरा उठाए वो चल रही, जैसे कि किसी गांव की जो बालिका है वो अपना घाघरा उठाए दौड़ रही हो, ऐसे ही ये हवा चल रही है, ये धूल भाग रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आई बड़ी बन ठन के संवर के। अब कवि यहाँ कहता है कि बादल आकाश में सज के आ गए हैं, उधर आंधी चलने लगी है, पेड़ हवा के कारण ऐसे झुक गए हैं मानो वो गर्दन उचकाकर मेघों की ओर झांकने लगे हों। धूल ऐसे भाग रही है मानो कोई ग्रामीण बाला उत्साह से घाघरा उठाए भागी जा रही हो। नदी मेघों को तिरछी नजरों से देखकर ठिठक गई सी लगती है। स्त्रियों ने अपने घूंघट खोल दिए हैं। आशय यह है कि मेघ आकाश में सुशोभित है, हवा के कारण पेड़ नीचे को झुक गए हैं, धूल भरी जो आंधी है वो चल पड़ी है और ऐसे समय में नदी का जो मोड़ है वो बड़ा ही सुहावना लग रहा है। तो इस कविता की इन पंक्तियों का भावार्थ आप लिख लेंगे। चलिएगा, चलिए अब आगे देखिएगा इसका काव्य सौंदर्य क्या है। प्रकृति का यहाँ पर भी मानवीकरण किया गया है। पेड़ों का झांकना, धूल का घाघरा उठाकर भागना और नदी का ठिठकना काल्पनिक और नाटकीय प्रयोग है। भाषा का यहाँ पर चित्रात्मक होने के साथ साथ प्रभावपूर्ण भी है। अनुप्रास एवं लघु शब्दावली के कारण काव्य में गति आ गई है। अब आगे की पंक्तियों में कवि ने क्या कहा, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीन ही बोली अकुलाई, लता ओट हो किवार की। अब आगे कहते हैं, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, और मेघ आए सज धज के सवर के। कवि यहाँ कहता है कि बादल आकाश में सज धज के आ गए हैं। पीपल के बूढ़े पेड़ ने झुककर मानो उसे नमस्कार किया हो। गर्मी से व्याकुल लता किवाड़ के पीछे छिपकर मानो उल्हाने के स्वर से बोल रही हो। क्या बोल रही हो कि मेघ तुमने तो वर्ष भर बाद हमारी सुध ली, यानी कि हमारी खबर ली। गांव का जो तालाब है मेघ के आने की खुशी में वो आनंद मग्न हो गया है और वो पानी की परात भर लाया है। आशय यह है कि वर्षा ऋतु है और मेघ आकाश में सजे हुए हैं। पीपल का जो पुराना वृक्ष है वो ठंडी हवा के झोंकों से झुक रहा है और प्यासी जो लताएं हैं वो पानी बरसने की आशा में से खुश हैं। तालाब का जो पानी है वो भी आज लहरें ले रहा है,
सारी प्रकृति जो है खुश है, क्योंकि अब वर्षा ऋतु आ रही है और मेघों के आने से सभी पूरी प्रकृति जो है खुश हो गई है। अब यहाँ पर इसका भाव काव्य सौंदर्य, ये पूरा दृश्य कल्पना पूर्ण है एवं मनोरम है। मेघ सजा संवरा मेहमान है, मानवीकरण अलंकार इसमें है। भाषा इसकी प्रभावपूर्ण अनुप्रासमयी है और सरस है। ब्रज भाषा के संवाद से कविता और भी मनोहरी बन पड़ी है। अब आगे देखिए कविता की जो पंक्तियां हैं, यहाँ से हम आज शुरू करेंगे। इससे पहले हम रिवीजन कर रहे थे। आगे कवि कहते हैं, क्षितिज अटारी गदराई दामिनी दमके, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन अश्रु डर के, मेघ आई बड़ी बन ठन के संवर के। आगे की पंक्तियों में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं, क्षितिज अटारी गदराई दामिनी दमके, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन अश्रु डर के, मेघ आए बड़ी सज धज के बन ठन के सवर की। अब यहाँ पर कवि कहता है कि आकाश में बादल इस तरह से सघन होकर छा गए हैं, यानी कि घने हो गए हैं कि जैसे अतिथि के आगमन पर अटारी पर लोगों का जमघट लग जाता है। जब कोई मेहमान आता है तो सभी लोग जो है अपने दरवाजे पर उसके स्वागत करने के लिए जमा हो जाते हैं। ऐसे ही आकाश में बादल इस तरह से सघन हो गए हैं, यानी कि वो जो है घने हो गए हैं, वो इस तरह से छा गए हैं जैसे कि अतिथि के आगमन पर अटारी पर, यानी कि दरवाजे की जो चौखट होती वहां पर लोगों का जमघट जमा हो जाता है। बिजली दमन उठी है, दमक उठी है, और जब बादल आते हैं एक दूसरे से बादल टकराते हैं तो बिजली भी दमक उठती है। क्षमा करो हमारे भ्रम की गांठ खुल गई, हमें भ्रम था कि तुम नहीं बरसोगे पर तुम तो बरस पड़े हो। झरझर की आवाज में तुम्हारा प्रेम उमड़ पड़ा है। इस प्रकार वर्षा के बादल सज धज कर संवर के आकाश में छा गए हैं। आशय यह है कि आकाश में दूर दूर तक बादलों का जमघट लगा है और अब वे धारासर बरस पेड़ जो है रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है ये जो मेघ हैं, ये जो बादल हैं, ये बरसना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो लिख लीजिएगा इन पंक्तियों को कि क्षितिज अटारी गदराई दामिनी कट दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन अश्रु दर के, मेघ आए बन के संवर की। तो इसमें आकाश में बादल इस तरह सघन होकर छा गए हैं जैसे अतिथि के आगमन पर अटारी पर लोगों का जमघट लग जाता है। बिजली दमक उठी है, क्षमा करो हमारे भ्रम की जो गांठ है वो खुल गई है और हमें जो भ्रम था कि तुम नहीं बरसोगे पर तुम बरस पड़े हो। किसको कहा जा रहा है? मेघ को। झरझर की आवाज में तुम्हारा प्रेम उमड़ पड़ा है। इस प्रकार वर्षा के बादल सज संवर कर जो है आकाश में छा गए हैं। आशय यह है कि आकाश में दूर दूर तक बादलों का जमघट लगा है, अब वे धारासर होकर के बरस पड़ी ही। चलिएगा अब इन पंक्तियों का क्या काव्य सौंदर्य क्या है। कवि ने एक एक दृश्य में मेघ रूपी अतिथि और प्रतीक्षा कर रहे गांव वासियों का प्रेम दर्शाया है, दिखाया है। कवि ने हर पंक्ति में बताया है कि ये जो मेघ है ये अतिथि है, ये गांव वालों का एक अतिथि है और यहाँ पर लोग जो हैं इस मेघ के बरसने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गांव वालियों को, यहाँ सारे जो गांव वासी हैं उन सभी को यहाँ पर इन मेघों का प्रेमी बताया है। अनुप्रास, स्वर, मैत्री और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। वर्षा ऋतु का दृश्य साकार हो उठा है, यानी कि अब जो है वर्षा हो चुकी है। तो ये था कविता मेघ आए। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। कुछ पंक्तियों को हमने रिवीजन भी कर दिया है, उसका हमने यहाँ पर दोबारा से उसको दोहरा भी दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और कविता के भावार्थ को भी बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। अब आप इन कविता की पंक्तियों को याद करें और उन पंक्तियों को आप लिखें। उसके कठिन जो शब्दार्थ हैं उनको भी आप लिख लीजिएगा।
साथ में आपने कुछ पंक्तियों को लिखना है, एक पद्यांश टाइप से बनाना है, और जैसे हमने यहाँ पर लिखा था उनके संदर्भ आप लिखेंगे, किस प्रसंग में यहाँ पर बात हो रही है उसके बारे में, और उसका अर्थ और उसके भाव को भी लिखेंगे। कवि का कहने का मतलब क्या है। किसी भी पंक्ति में अर्थ अलग चीज है और उसके भाव को समझना वो अलग चीज है। काव्य में दो चीजें होती हैं, एक तो सीधे अर्थ पर आता है जहां हम सीधे अर्थ लगाते हैं, और दूसरा होता है उसका भाव क्या है, उसमें क्या भाव का अर्थ क्या आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये तो था आपका कविता और कविता का जो व्याख्या है उसकी भावार्थ है। अब हम यहाँ पर इसी कविता के प्रश्न उत्तर करते हैं। तो आइए इन प्रश्न उत्तरों को आप लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन के समर के। प्रस्तुत अवतरण का काव्य सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है। इसी प्रकार से आपको प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिएगा, पहले आप पंक्तियों को लिखें। चलिए स्टूडेंट्स, ये आपने लिख लिया है, तो आगे देखिए। अब यहाँ पर मेघों के आने से प्राकृतिक जो वातावरण है में होने वाले परिवर्तनों का कवि ने बड़ा ही सजीव चित्रण यहाँ पर किया है। हम कविता में भी बता चुके हैं आपको, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है तो इसको भी आप उत्तर की तरह इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ प्राकृतिक वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं। देखो, ऋतुएं जब परिवर्तित होती हैं, मौसम आपका जब परिवर्तन होता है तो कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी जो है पतझड़ होता है, तो अलग अलग तरीके के जो हैं परिवर्तन हमारे प्रकृति में होते हैं। तो प्राकृतिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का कवि ने यहाँ पर बड़े सजीव ढंग से चित्रण किया है। इस कविता में अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार से प्रकृति की जो उपादानों को नया रूप दिया गया है। यहाँ पर उन्होंने प्रकृति को मानवीकरण अलंकार से सुशोभित करके जो है इसमें इस काव्य का सौंदर्य बढ़ाया है। अनुप्रास अलंकार और मानवीकरण अलंकार से जो है प्रकृति के उपादानों को नया रूप इसमें दिया है। कवि ने मेघों को पाहुन का रूप यानी मेहमान का रूप देकर तथा उसे प्राकृतिक उपादानों से मानवीय क्रियाएं आरोपित कर चित्रात्मकता की दृष्टि से की सृष्टि की है। तो इन्होंने जो है हर प्राकृतिक जो चीजें हैं, जैसे बादल हैं, तो बादलों को क्या कहा, भाई ये सज धज के आ रहे हैं। धूल को कहा कि वो अपना घाघर किसी बाला की तरह अपने घाघरा उठा करके वो भाग रही है। इस तरह से इन्होंने जो है क्या किया है, एक मानवीय क्रियाओं से इसे आरोपित करके चित्रात्मकता की सृष्टि की है। शब्द योजना बड़ी सजीव और मनमोहक है, भाषा सरलतम और सरसता से परिपूर्ण है। तो इस कविता के इन पंक्तियों के भावार्थ को इस प्रकार से आप लिखेंगे। चलिएगा, तो मेघों के आने से प्राकृतिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का होने वाले परिवर्तनों का कवि ने बड़ा सजीव चित्रण किया है। इस काव्यांश में या इस कविता में अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार से प्राकृतिक जो उपादान हैं उनको नया रूप प्रदान किया है। कवि ने मेघों को पाहुन का रूप देकर तथा पाहुन अर्थात मेहमान का रूप देकर तथा प्राकृतिक उपादानों से मानवीय क्रियाएं आरोपित कर जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको जो है उन पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया है कि जैसे वो मेघ जो है मेहमान की तरह आ रहा है, बड़े सज धज करके और संवर करके आ रहा है। बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ चित्रात्मकता का की सृष्टि भी की है। शब्द योजना बड़ी सजीव तथा मनमोहक है, भाषा सरलता और सरसता से परिपूर्ण है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मिलन के अश्रु ढलके से कवि का क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 2 में कवि ने क्या कहा है, मिलन के अश्रु ढलके से कवि का क्या अभिप्राय है।
मिलन के अश्रु ढलके से कवि का क्या अभिप्राय है? चलिएगा, इस प्रश्न का उत्तर है कि मिलन के अश्रु ढलके से कवि का अभिप्राय है कि मिलन के अश्रु ढलके से कवि का अभिप्राय है कि धरती रूपी नायिका को यह भ्रम था कि बादल नहीं आएंगे, तो यहाँ धरती को नायिका का रूप दिया है। धरती रूपी नायिका को ये भ्रम था कि बादल नहीं आएंगे, परंतु जब बादल रूपी मेहमान बन संवर कर आता है तब धरती रूपी जो नायिका है उसका भ्रम दूर हो जाता है और धरती और मेघ का मिलन देखकर बादल जोर जोर से बरसने लगते हैं। और जब धरती और मेघ का मिलन होता है, ये देख करके ये बादल जोर जोर से बरसने लगते हैं। अर्थात नायिका और नायक के मिलन पर आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बड़े सुंदर तरीके से इसका यहाँ वर्णन किया है कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। अश्रु के मिलन के अश्रु ढलके से कवि का आशय क्या है कि जो धरती रूपी नायिका है उसको ये भ्रम था कि बादल नहीं आएंगे, लेकिन जब बादल रूपी मेहमान बन के सज संवर कर आते हैं तब धरती रूपी नायिका का भ्रम दूर हो जाता है और धरती और मेघ का मिलन देख करके बादल जोर जोर से बरसने लगते हैं। अर्थात नायिका और नायक के मिलन पर आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। चलिएगा, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बादल कहाँ तक फैल गए हैं और उनके सौंदर्य का वर्णन कीजिए। बादल कहाँ तक फैल गए हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन कीजिए। अंतिम पंक्तियों में, काव्यांश की अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या कहा? बादल आकर के क्षितिज तक फैल गए हैं, उनमें से बिजली चमक रही है। जब बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है। बिजली की चमक देखकर ऐसा लगता है मानो बादल रूपी जो मेहमान है वो क्षितिज रूपी अटारी पर आने से नायिका रूपी जो बिजली का तन मन है वो आभा से युक्त हो गया है। चलिए लिखिएगा, बादल आकर क्षितिज तक फैल गए हैं। जो बादल हैं वो आकर के क्षितिज तक फैल गए हैं, उनमें से बिजली चमक रही है और बिजली की जो चमक है वो देख करके ऐसा लगता है मानो बादल रूपी जो मेहमान हैं वो क्षितिज रूपी अटारी पर आने से नायिका रूपी बिजली का तन मन आभा से युक्त हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शहरी पाहुन के आगमन पर गांव में उमंग उल्लास के रूप को अपने शब्दों में लिखिए। तो शहरी पाहुन के आगमन पर गांव में जो उमंग और उल्लास हो जाती है उसको अपने शब्दों में आपने लिखना है कि अगर आपके घर में शहर से कोई मेहमान आ जाए तो आपके गांव का क्या रुख रहता है, वहां के लोग जो है किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, खुश होते हैं या दुखी होते हैं, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए, जब शहरी पाहुन सज संवर कर गांव में आता है तो चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण छा जाता है। उनके आगमन की खबर तेजी से फैल जाती है। गली गली में दरवाजे और खिड़कियां उसे उत्सुकतावश देखने के लिए खुल जाते हैं। सभी लोग देखना चाहते हैं कि भाई वो शहर के मेहमान कैसे हैं। सभी अपने दरवाजे खिड़की खोल लेते हैं। लोग गर्दन उचका करके यानी अपनी गर्दन को थोड़ी बाहर निकाल करके उसे देखने लगते हैं और गांव की जो नारियां हैं वो शर्मा करके घूंघट सरका कर तिरछी दृष्टि से उसे देखती हैं। तो ऐसा कुछ माहौल जो है गांव का बन जाता है। प्रिया भी अपने पाहुन को घर आया देख करके प्रसन्न हो जाती है, किंतु उसके हृदय के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। अतिथि और प्रियतमा का मिलन हो जाता है
और उनके नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू झलक पड़ते हैं। इस प्रकार से जो है बताया है कवि ने। तो धरती को यहाँ प्रिया और मेघों को प्रियतम का रूप दिया है, ठीक है। और इन दोनों का जब मिलन होता है, धरती रूपी नायिका को लगता है कि मेघ नहीं आएंगे, बादल नहीं आएंगे, लेकिन जब बादल सज धज के आते हैं तो इन दोनों का मिलन देख करके जो बादल हैं, जो मेघ हैं, वो क्या करते हैं, वर्षा जो है वर्षा करते हैं। तो उनके नेत्रों से अश्रु जो है छलक पड़ते हैं, अश्रु की धारा बहती है, जो यहाँ पर वर्षा का रूप है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये कविता आपको अच्छी लगी होगी और कविता का भाव भी आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अर्थ को अलग लिखें और भावार्थ को अर्थ से ही आपको निकालना है। अर्थ और भावार्थ में फर्क है। आप अर्थ को पंक्ति के जो रूप में जो अर्थ होता है उसे लिखेंगे, लेकिन भाव क्या निकलता है इसको आप लिखेंगे। ये हमने यहाँ पर आपको बताया है। बाकी हम आगे के प्रश्न नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।